हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं कृतिका शर्मा। स्वागत है आपका हमारे चैनल कृति क्लास में। आज के इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करें, जो कि आपके एलयू एंट्रेंस एग्जाम्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी 2025 एंट्रेंस एग्जाम्स एमएससी जूलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका 21 को यहाँ पे इवनिंग टाइम पे आपका पेपर्स होने वाला है। तो अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके एमसीक्यू करवाने, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट होते हैं कि मैम क्या इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम्स में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर हम इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करें तो आई थिंक कि क्वेश्चंस इसी तरीके के आएंगे, तभी तो हम आपको प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट आता है या क्वेश्चंस अलग तरीके के साथ आप जो एलयू हो या फिर एयू हो, इनके जो पीवाईक्यू होते हैं वो प्रोवाइड नहीं होते। अगर आपका 25 में एंट्रेंस एग्जाम्स होता है तो इसका पीवाईक्यू प्रोवाइड नहीं होता है। बट जो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स होते हैं, जो टॉपर के रिस्पॉन्स होते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप का आता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, उसकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होता है वो से रेडी करते हैं अपनी सिलेबस की रिकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आप एलयू के टॉपर्स, हमारे ग्रुप से बहुत सारे स्टूडेंट है, टॉपर फर्स्ट भी है, टॉपर सेकंड भी, टॉपर थर्ड एंड फोर्थ फाइव, बहुत सारे यहाँ पे हमारे ग्रुप से टॉपर्स रह चुके हैं। ऑल इंडिया रैंक भी हमारे ग्रुप से था, सेकेंड भी मेरे ग्रुप से था, थर्ड भी था। तो यहाँ पे अगर उन टॉपर्स टॉक की अगर आप वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो क्वेश्चंस क्या बता रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बता रहे हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। अगर आपके पास पीवाईक्यू नहीं है, पीवाईक्यू अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप टॉपर्स पे ही जाएंगे ना, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट रैंक लाई है, सेकेंड रैंक लाई है, तो आई थिंक उनके पास नॉलेज है। अगर उनको पेपर्स का पैटर्न पता है, पेपर्स किस तरीके से आते हैं, तभी तो उन्होंने रैंक लाया है। जितने भी एजुकेटर्स हैं वो यही कहते हैं कि यहाँ पे जो टॉपिक्स होती हैं, उन टॉपिक से जो हम क्वेश्चंस करवाते हैं वो सेम क्वेश्चंस कभी नहीं देता है। सेम क्वेश्चंस बाय द वे अगर उठा के दे दे, नहीं तो कभी सेम क्वेश्चंस नहीं देता है। क्या करता है, क्वेश्चंस वही होते हैं, सेम करता क्या है कि उसके जो पैटर्न होते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर देता है, क्वेश्चंस को मैचिंग में दे देता है, या स्टेटमेंट में या कंसेप्शंस में, या नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस की तरह देता है। और जो एलयू की अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम्स की, जो इसका क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो बेसिक एंड मॉडरेट ही होता है। तो आप ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे ये मत करिए कि क्वेश्चन ज्यादा हार्ड लेवल का, बेसिक और मॉडरेट आता है। और यहाँ पे दूसरा कमेंट ये है कि मैम कितने नंबर्स पे हम सेफ स्कोर में। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो टोटल मार्क होता है वो 200 का होता है। वन क्वेश्चन जो होते हैं आपके 2 नंबर्स के होते हैं, 2 मार्क्स का होता है। तो अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर टोटल आपका 200 मार्क्स है, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आप जनरल्स की हो, या फिर अगर आप ओबीसी की हो, या फिर अगर आप एससी की हो, या फिर एसटी की हो, या फिर ईडब्ल्यूएस की, किसी भी कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप टारगेट लेके चलो कि मुझे किसी भी रिक्वेस्ट की जरूरत ना पड़े, मुझे ये ना सोचना पड़े कि मुझे मिलेगा या ना मिलेगा। आप एक ऐसा स्कोर, एक ऐसा टारगेट लेके चलो कि उस टारगेट के थ्रू पे आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आपको बहुत ही इजीली ऑलरेडी मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाए। कुछ ऐसा टारगेट करना चाहिए। तो अगर हमारा 200 टोटल मार्क है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 150 प्लस। किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहिए, आप टारगेट रखिए 150 का। अगर आप जनरल के हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू, किसी भी कैटेगरी के, आप टारगेट लेके चलिए 150। अगर आपका 150 स्कोर जाता है, तो आप अगर जनरल्स के होंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर कट ऑफ हाई जाती है, अगर कट ऑफ यहाँ पे 170 या फिर 180 या फिर 185 जा सकती है, तो अगर 185 गई तो जनरल के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मेरा इसीलिए ये कहना है कि आप 150 प्लस लेके टारगेट चलो, कि मेरा टारगेट है 150, 160, 170 तक लेके चलो। आप 180 तक का टारगेट लेके चलो कि मुझे इतना स्कोर करना है। अगर 200 है तो, बट 150 अगर आपका मेन टारगेट होता है कि मुझे 150 प्लस ले आना है, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही इजीली एडमिशन मिल जाएगा। तो ये टारगेट होना चाहिए। आई थिंक ये आपके जो क्वेश्चन से रिलेटेड और जो नंबर से रिलेटेड कि कितना नंबर से आएगा तो हम सेफ स्कोर में, ये दोनों डाउट अगर आपका खत्म हो चुका हो, तो हम सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले, वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ओनली 3 से 4 डे बचे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो मैं आपसे यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो हम और यूनिवर्सिटीज के लिए ले आने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे डेली ही 9:30 पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्विजेस होते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा, आप हमारे
कृतिका क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कृतिका क्लासेस ऐप पे आपको डेली ही यहाँ पे क्विजेस भी मिलते हैं, न्यू न्यू क्विजेस मिलते हैं, एंड साथ में ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है। वो टेस्ट सीरीज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीटली मिलते हैं, लाइव सॉल्व करने को मिलता है, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम में होता है। तो आप यहाँ पे कृतिका क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, या तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दूसरा प्रोसेस है कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे ज्वाइन लॉग इन करके आप यहाँ पे सारी स्टडी मटेरियल्स आपको मिल सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए 2026 के लिए यहाँ पे बैच स्टार्ट करने, कंप्लीट बैच होगा, जिसमें कि आपके लेक्चर्स होंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे, फिर आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज होगी, पीवाईक्यूज होगी, एटएससीस, आपके सारे स्टडी मटेरियल्स कंप्लीटली आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है 2026 बैच के लिए, अगर वो बैच कमिंग सून होने वाला है आपका, बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसे भी इंटरेस्टेड है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 26 का बैच लेना चाहते हैं, 26 में एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम्स देना है, तो वो बेसिकली आप हमारे कृतिका शर्मा 6496099096 पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सेल बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हम एमसीक्यू की बात करें, सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन एंटीबायोटिक ड्रग दैट इज स्पेशली प्रिवेंट ट्यूबलिन जीटीपी हाइड्रोलिसिस विल अरेस्ट सेल एट विच इज स्टेज ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टेलोफेज। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि एंटीबायोटिक जो ड्रग था वो स्पेशली किस प्रिवेंट ट्यूबलिन जीटीपी हाइड्रोलिसिस विल बी अरेस्ट सेल विद द स्टेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। किस स्टेज में सेल को अरेस्ट किया गया था जीटीपी हाइड्रोलिसिस में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जीटीपी सेल पे किया गया था वो मेटाफेज था। मेटाफेज क्यों था? क्योंकि जो यहाँ पे ट्यूबलिन जीटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, वो स्पिंडल फाइबर्स की डायनामिक इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पे जीटीपी में यहाँ पे हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर जो होगा वो प्रॉपर अलाइनमेंट और क्रोमोसोम सेपरेशन नहीं कर पाएगा, इसीलिए सेल्स का जो ये मेटाफेज होता है वो अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स। यहाँ पे दे रहा है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा ऑर्गेनल्स होता है जो कि डज नॉट पार्टिसिपेट, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। गोल्जी, बर्चर्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स की बात करें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी पर्चर्स भी होता है, लाइसोसोम्स भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स भी होता है, पर पेरोक्सीसोम्स नहीं होता है। पेरोक्सीसोम्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि पेरोक्सीसोम्स का जो ऑरिजिन फंक्शन होता है वो ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से इंडिपेंडेंट होता है, और ये वेस्कुलर ट्रांसपेरेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बाकी सब जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड ऑप्शन राइट है, सी करेक्ट है, ठीक है। नंबर थर्ड है, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचिंग क्रोमोसोम्स टू द स्पिंडल फाइबर्स द किडनोकोर्स। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा प्रोटीन यहाँ पे क्रोमोसोम्स, यहाँ पे दे रहा है कि किडनोकोर्स में कौन सा स्पिंडल फाइबर्स होगा जो कि अटैचिंग क्रोमोसोम्स के में प्रोटीन में वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो CENPE होता है। CNP क्या होता है? ये एक काइनीज होता है, ये एक काइनेसिन होता है, जो कि रिलेटेड मोटर प्रोटीन्स को केटनोकोर्स और यहाँ पे स्पिंडल माइक्रोट्यूबल्स को दोनों साथ में कनेक्ट करता है। लेकिन जो क्रोमोसोम्स में यहाँ पे क्रोमोसोम्स में अलाइनमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच टाइप ऑफ द वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट इन द COP सेकेंड इन्वॉल्व इन। यहाँ पे दे रहा है COP सेकेंड इन्वॉल्व किसमें होगा? वेस्कुलर टाइप ट्रांसपोर्ट में। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम टू द गोल्जी बॉडी, गोल्जी टू द ER, गोल्जी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स टू द गोल्जी। तो ये जो वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट टाइप की होते हैं COP सेकेंड में इन्वॉल्व होता है, वो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स और गोल्जी बॉडीज का होता है, ठीक है, वो
गोल्जी का होता है, ठीक है। देखो क्योंकि देखो जो सीओपी सेकेंड कोटेड वेसिकल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपर्चस में एक तरफ प्रोटीन्स को फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है और ये जो एंटी यहाँ पे एंड्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक करेक्ट। Now question number 5 है द G1S checkpoint is the primary regulated by which the cyclin CDK complex। यहाँ पे दे रहा है साइक्लिन CDK complex में कौन सा प्राइमरी यहाँ पे रेगुलेटेड होता है बाय द G1S checkpoint पे, वो साइक्लिन ECDK सेकेंड होता है। यहाँ पे साइक्लिन ECDK सेकेंड क्यों होता है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, जो जीवन यहाँ पे जो G1S चेक पॉइंट होता है इसमें जो ट्रांजेक्शन्स में जो साइक्लिन ई होती है, जो साइक्लिन ECDK होती है, जो साइक्लिन CDK2 होती है, इसमें क्या होता है ना, जो कम्प्लेक्स यहाँ पे एक्टिवेट होता है वो डीएनए रेप्लिकेशंस को इनिशिएट करता है और ये सेल साइकिल्स की क्रिटिकल चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द स्टडिंग लाइव सेल्स ऑर्गेनेल्स मूवमेंट। यहाँ पे दे रहा है कि लाइव सेल ऑर्गेनेल्स में जो मूवमेंट में जो स्टडी की गई थी उसमें कौन सा मोस्ट सुटेबल था, वो कौन सी टेक्निक थी। जो टेक्निक थी वो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की थी। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की क्यों थी, देखो जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है ये लाइव सेल्स के जो इमेजिंग पॉसिबल्स होती है जिसमें कि ऑर्गेनेल्स को फ्लोरोसेंट डाइस के लेबल्स को करके उनका मूवमेंट एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इस टेक्निक का यूज किया रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है विच मॉलिक्यूल सर्व एज द मेजर कैल्शियम स्टोर इन द सेल। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है जो कि यहाँ पे सेल में कौन सा सेल में कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है जो कि मेजर कैल्शियम स्टोर करता है वो सर्वैज में, तो वो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है, SER होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्यों होता है, क्योंकि देखो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में इंट्रासेलुलर में जो कैल्शियम आयंस का मेजर रिजर्वायर होता है वो मसल्स कंट्रैक्शंस और सिंगलिंग जो पाथवे होती है इसमें इसका मेजर रोल ये जो होता है वो प्ले करता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है विच प्रोसेस इन्वॉल्व द कैथरीन कोटेड पिट्स। यहाँ पे दे रहा है कैथरीन कोटेड पिट्स में कौन सा प्रोसेस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, तो वो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्यों होता है, क्योंकि जो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होते हैं इसमें ये एंडोसाइटोसिस में बनते हैं जिसमें कि स्पेसिफिक जो लिगेंड रिसेप्टर होती हैं उनकी बाइंडिंग के बाद वो वेसिकल्स बनाता है। ये बाइंडिंग के बाद क्या करते हैं, ये वेसिकल्स बनाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 भी दे रहा है कि विच प्रोटीन इनिशिएट ऑटोफैगोसोम्स फॉर्मेशन इन द ऑटोफैगी, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि ऑटोफैगी में ऑटोफैगोसोम्स में फॉर्मेशन में कौन सा प्रोटीन जो होता है वो इनिशिएट होता है, तो वो यहाँ पे जो प्रोटीन यहाँ पे इनिशिएट होती है वो ULK फर्स्ट होती है। ULK फर्स्ट क्या है और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो ULK फर्स्ट में जो कम्प्लेक्स ऑटोफैगी में इनिशिएट करता है वो स्टेप ट्रिगर करता है, फैगोसोम बनाता है और उसका हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, डी करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 भी दे रहा है कि द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिंगल NLS इज द रिकग्नाइज्ड बाय विच प्रोटीन्स। यहाँ पे दे रहा है कि जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिंगल्स होता है उसमें रिकग्नाइजेशन में कौन सा प्रोटीन रिकग्नाइज होती है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन जो होती है वो रिकग्नाइज होती है, तो वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होते हैं जिसमें कि जो यहाँ पे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिंगल्स होता है इसमें क्या होता है कि जो कंटेनिंग प्रोटीन्स को ये आइडेंटिफाई करके उनके न्यूक्लियस स्पोर्स को कम्प्लेक्स के थ्रू न्यूक्लियस में यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है लिपिड ड्राफ्ट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और द रीच इन। यहाँ पे दे रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में लिपिड होते हैं वो किस में रीच होते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल एंड द स्पिंगोलिपिड्स में होते हैं। स्पिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल में क्यों होते हैं, क्योंकि देखो जो लिपिड में जो राफ्ट मेम्ब्रेन्स का जो माइक्रोडोमेन्स होता है वो कोलेस्ट्रॉल और स्पिंगोलिपिड्स में रिच होते हैं और जो कि सिंगलिंग के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में दे रहा है कि विच ऑर्गेनेल्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशंस ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे दे रहे हैं ग्लाइकोसिलेशंस ऑफ प्रोटीन में जो एन लिंक्ड होती है उसमें कौन सा ऑर्गेनेल्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो यहाँ पे ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एन लिंक ग्लाइकोसिलेशंस में जो यहाँ पे एन लिंक ग्लाइकोसिलेशंस होता है इसमें जो यहाँ पे
RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है। इसमें ये इसी में ये स्टार्ट होता है और इसमें नेसेंट पॉलीपेप्टाइड्स के शुगर रेड्यूस अटैच होते हैं। ठीक है, नंबर 12 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में दे रहा है कि विच साइटोस्केलेटन कंपोनेंट इन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग सेल शेप। यहाँ पे दे रहा है कि मेंटेनिंग सेल शेप में कौन सा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट में, जो साइटोस्केलेटन की कंपोनेंट में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो सेल शेप को सपोर्ट करता है और ये मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट रेसिस्टेंस देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है, द सिंगल रिकग्नाइजेशन पार्टिकल्स यानी SRP इज द इन्वॉल्व इन। SRP यानी सिंगल रिकग्नाइजेशन जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? टारगेटिंग प्रोटीन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में होते हैं। देखो यहाँ पे टारगेटिंग प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में सिंगल रिकग्नाइजेशन पार्टिकल्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि जो SRP होते हैं वो नेसेंट पेप्टाइड सिंगल्स के सीक्वेंस को रिकग्नाइज करता है और राइबोसोम्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के मेंबर्स पे ले जाता है, जहां पे ट्रांसलेशन इसकी कंटिन्यू होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 40 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आपके स्टेटमेंट का क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन आपका। और इस तरीके के क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट मैचिंग और कंसेप्शन के क्वेश्चन इस टाइम एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे MSc में। तो अगर हम स्टेटमेंट की क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन में दे रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट में लैमिन प्रोटीन फॉर्म में मैस वर्क अंडरलाइनिंग द इनर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और स्टेटमेंट सेकंड में वहीं पे दे रहा है कि लैमिन्स और द इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर इन्वॉल्व डिसअसेंबली ड्यूरिंग द माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की सबसे पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट में दे रहा है कि जो लैमिन प्रोटीन न्यूक्लियस के इन्वॉल्व के लिए जो इनर साइड में सपोर्टिव मेस बनाता है, और सेकंड में दे रहा है कि जो लैमिन होते हैं, लैमिन में यहाँ पे दे रहा है कि जो यहाँ पे माइटोसिस के टाइम पे इनका जो फॉस्फोफाइरिलेशंस में जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व को डिसेंबल करता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो दोनों ही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ही आपके सही है। बोथ स्टेटमेंट और ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट और फर्स्ट दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि देखो लैमिन प्रोटीन में जो मैस वर्क होते हैं वो इनर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होते हैं, और लैमिन में जो इन्वॉल्व डिसअसेंबली यहाँ पे ड्यूरिंग माइटोसिस भी होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके राइट है। सो क्वेश्चन नंबर 50 का ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। सो इसी के साथ हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए सिर्फ सेल बायो की, और यहाँ पे सेल बायो के सिर्फ क्वेश्चंस में यहाँ पे कुछ सेल साइकिल्स के भी क्वेश्चंस थे, कुछ सेल्स यहाँ पे सिंगलिंग के भी थे, सेल डिविजन्स के भी थे, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के भी थे। तो हमने कंप्लीटली यहाँ पे 15 क्वेश्चन तो डिस्कस किया, बट कंप्लीटली हमने सेल का डिस्कस किया। इसमें हमने सेल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन थे वो सारे ही इंक्लूड किए। तो आई होप कि हमने जो ये 15 क्वेश्चन डिस्कस किया आपको पसंद आएगा। कहीं पर कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट को 26 में यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना है मैसेजोलॉजी का, इंटरेस्टेड है अगर बैच के लिए, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि वो 25 सेशन के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट को उसे नीड हो, उसे नहीं पता हो सेल बायो से किस तरीके से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो उनकी हेल्प हो सकेगी। ओके, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।